बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट अल्केन्स। तो अल्केन्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अल्केन्स हैं ये क्या होते हैं और अल्केन्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और अल्केन्स को किन किन मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले ना आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होते हैं कि इनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये फर्दर किसी एटम को टेकअप नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं विच कैन नॉट टेक एनी एटम फर्दर, जो कि मज़ीद किसी एटम को नहीं ले सकते। विच कैन नॉट टेक एन एटम, जो मज़ीद किसी एटम को नहीं ले सकते। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है, अल्केन का जनरल फार्मूला इससे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप में भी डिस्कस किया था। तो बच्चों, अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। और इस n से क्या मुराद है? n से मुराद है नंबर ऑफ़ कार्बन्स, कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, कार्बन के एटम्स के नंबर बढ़ेगा, n की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। दूसरे नंबर पे ये है कि कार्बन अगर n होंगे तो आपके जो हाइड्रोजन होंगे वो 2n+2 हो जाएगा। यानी अगर कार्बन आपके पास, यानी n की वैल्यू अगर सपोज 2 है तो आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है? यहाँ पे 2 करना है और हाइड्रोजन को 2n कर देना। अब हाइड्रोजन 2n से क्या मतलब है? हाइड्रोजन को जब आप 2n करेंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और उसमें आप 2 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जब 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? CnH2n या H6। और ये n से क्या मुराद है? n से यहाँ मुराद है 2। सो आप ये कह सकते हैं कि जब Cn होंगे तो आपके H क्या हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल एक्सप्लेन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। बच्चों, जो अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता है, जो फिज़िकल चेंजेस से रिलेटेड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम कहेंगे उनको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम फिर अल्केन्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। सो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फ़िज़िकल स्टेट्स। जो अल्केन की फ़िज़िकल स्टेट्स हैं उनमें कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जो अल्केन्स होते हैं दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। वो क्या होते हैं? गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यानी C1 से C4 तक जो अल्केन्स होती हैं दे आर गैसेस। उसके बाद C5 से C17 तक, यानी 5 कार्बन से 17 कार्बन तक जो अल्केन्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। और 17 कार्बन से जो ग्रेटर होते हैं, यानी ग्रेटर देन 17 कार्बन्स, ऑल आर सॉलिड्स। और उनको हम क्या कहेंगे? वैक्सी सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड आर वैक्सी सॉलिड। अब इसकी वजह क्या है कि अल्केन्स की फ़िज़िकल स्टेट्स क्यों चेंज होती हैं? अल्केन की फ़िज़िकल स्टेट चेंज होती हैं नंबर ऑफ़ एटम्स के इंक्रीज़ होने की वजह से। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक फ़ोर्स पढ़ी थी, वो फ़ोर्स आपने पढ़ी थी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? नंबर ऑफ़ एटम्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ़ एटम्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स के इंक्रीज़ होने की वजह से जो आपकी लंदन फोर्सेस हैं वो भी क्या होती जाती हैं? इंक्रीज़ हो जाती हैं। और लंदन फोर्सेस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो जाएंगी फ़िज़िकल स्टेट्स भी क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। उसके बाद नंबर 2 है जो आपकी अल्केन्स हैं, अल्केन्स की नेचर क्या होती है? तो अल्केन्स बेटा जो होते हैं उनकी नेचर क्या होती है? अल्केन्स आर नॉन पोलर। सो नंबर 2
इज़ देयर नेचर। सो अगर हम नेचर को डिस्कस करें तो अल्केन्स आर नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर होते हैं? क्योंकि अल्केन्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, और डेफिनेटली कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इसलिए अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, तीसरी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हम अल्केन की डिस्कस करेंगे वो है अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स पे अगर हम नज़र रखें तो अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे। सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। यानी कार्बन एटम्स के नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे, अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते जाएंगे? इंक्रीज़ होते जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर देखें तो जैसे पहला हाइड्रोकार्बन है CH4, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसके मुकाबले में? सेकेंड हाइड्रोकार्बन जो है CH3 यानी इथेन के मुकाबले में इसका कम होता है किससे? 3 कार्बन वाले अल्केन यानी कि प्रोपेन से। बट यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन अल्केन्स जो होते हैं, एन अल्केन्स से मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं, स्ट्रेट चेन अल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ग्रेटर होते हैं किससे? ब्रांच चेन अल्केन से। यानी ब्रांच्ड अल्केन के मुकाबले में जो एन अल्केन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं उनमें अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा किसके मुकाबले में? ब्रांच चेन के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर हम अगर यहाँ पे डिस्कस करें, सपोज CH3 CH2 CH2 एंड CH3, अगर इस कंपाउंड को आप देखें तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था। और अगर हम दूसरा कंपाउंड लिखें, सपोज CH3 CH CH3 CH एंड CH3, तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है बेटा ये स्ट्रेट चेन है और ये वाला क्या है? ये ब्रांच चेन है। सो जो फर्स्ट कंपाउंड है स्ट्रेट चेन है, हम इसको क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है किसके मुकाबले में? ये जो नीचे मैंने कंपाउंड लिखा है डेट इज़ कॉल्ड आइसोब्यूटेन। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न होती है बेसिकली डिससिमेट्री। तो जितने आपके ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो मालिक्यूल्स में मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं इस डिससिमेट्री की वजह से। सो इसलिए जो हमारा ब्रांच चेन कंपाउंड है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसके मुकाबले में? स्ट्रेट चेन कंपाउंड के मुकाबले में। उसके बाद हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। अब जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे। सो जो फोर्थ फिज़िकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड फेज़ और लिक्विड फेज़ को एग्जिस्ट करें। सो मेल्टिंग पॉइंट्स आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ एटम्स। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एटम के इंक्रीज़ होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनका जो ट्रेंड होता है वो इर्रेगुलर होता है, बिकॉज उसकी वजह ये है कि अगेन जो सिमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट आपके एल्केन्स में, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होते हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी। बच्चों ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ एक्चुअली डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि अगर आप रेशो ले लें किसी लिक्विड की वाटर के साथ, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मालिक्यूलर वेट। वही बात होगी कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। लिहाजा अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाए MCQ की फॉर्म में कि किस कंपाउंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, तो जिसका एटम ज़्यादा होंगे, हाइड्रोकार्बन जिनमें एटम ज़्यादा होंगे
उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो को। तो विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे। सो विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। सो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जब इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के इंक्रीज़ होने पे विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये जो विस्कोसिटी वाला फैक्टर है ये भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। सो विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इन द कंपाउंड्स। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं हम अल्केन के स्ट्रक्चर के। जो अल्केन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। बच्चों जो अल्केन का स्ट्रक्चर है that depends on state of hybridization. So now we will discuss structure of alkane. So structure अल्केन का जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो अल्केन में क्या होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है किसके अंदर, अल्केन के अंदर। आपने ये बात फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है और हमने डिस्कस भी की है यहाँ पे सेकंड ईयर में भी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कार्बन है, अगर मैं यहाँ पे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखूँ तो क्या होगी, 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz क्या 1। तो ये जो चार ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्स होते हैं। ये चार ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद जो आपके पास कार्बन के पास जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं वो इस तरह चार बनते हैं। दीज आर द 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अभी जो चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये चारों के चारों इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। सो क्या होता है कि अगर सपोज़ हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मीथेन का अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ड्रा करें तो क्या होता है कि यहाँ पे चार कॉर्नर्स पे चार हाइड्रोजन आके क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जब चार हाइड्रोजन ओवरलैप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का, डेट स्ट्रक्चर इज़ लाइक दिस, CH एंड थर्ड CH एंड दिस इज़ फोर्थ CH। तो ये चौथा बॉन्ड आपका बन गया। अब यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग होती है, दिस ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन। और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है डेट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। सो अगर देखा जाए तो अल्केन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। जब 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो ये जो आपके जितने भी एंगल्स हैं, ऑल दीज एंगल्स आर 109.5 डिग्री। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है अल्केन का, डेट स्ट्रक्चर इज़ टेट्राहेड्रल। क्या स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। सो अब ये तो मैंने एग्जांपल लिया किसकी, मीथेन की, कि मीथेन के अंदर चार ऑर्बिटल जो हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है वो है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ। जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है अल्केन के अंदर। और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन हाइड्रोजन की, तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये आमतौर पर बॉन्ड लेंथ होती है। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हम हटा दें, एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दें तो पीछे क्या रह जाता है, CH3। तो अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर इस लिहाज से डिस्कस करें, यानी अगर हम इथेन के स्ट्रक्चर को देखें तो इथेन का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया है। अगर एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो ये कार्बन है, इस कार्बन में देखें पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, ये देखें तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल, ये कार्बन नंबर 1 का है। जो कार्बन नंबर 2 है उसका फर्स्ट ऑर्बिटल ओवरलैप करता है कार्बन के साथ। फिर उसके बाद आप देखें इसके 3 ऑर्बिटल आप उसी तरह शो करेंगे, ये ऑर्बिटल नंबर 2 और ये ऑर्बिटल नंबर 3। अब देखें इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे फिर ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पे आपने ओवरलैपिंग कर दी, यहाँ पे ओवरलैपिंग कर दी, इधर ओवरलैपिंग कर दी,
इधर ओवरलैपिंग कर दी, इधर कर दी और इधर कर दी। तो अब देखें तो आपके पास देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। सो इसमें भी जो ओवरऑल अरेंजमेंट होती है मालिक्यूल की ओवरऑल अरेंजमेंट इसमें क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। सो इसका मतलब है कि जो अल्केन्स हैं, अल्केन के अंदर जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, और एंगल कितने होंगे 109.5 डिग्री। और जो कार्बन की लेंथ है वो क्या होगी, और कार्बन हाइड्रोजन की लेंथ क्या होगी, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। सो बच्चों कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.09 एंगस्ट्रम, यानी ये इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। सो डैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अब अल्केन के स्ट्रक्चर के बाद अल्केन की हम क्या करते हैं कि रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। सो बच्चों अल्केन की जो रिएक्टिविटी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, जो अल्केन्स की रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अब ये पैराफिन्स क्या होते हैं, पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी और रिएक्टिविटी। सो पैराफिन, तो ये दो वर्ड्स हैं, इसमें जो एक लफ्ज़ है वो क्या है पैरा, दूसरा क्या है वो है एफिन्स। सो देयर आर टू वर्ड्स पैरा एंड एफिन्स। पैरा का मतलब होता है लेस यानी कि कम, और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। सो अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। सो अल्केन्स का जो दूसरा नाम हो सकता है वो जनरली पैराफिन्स भी हो सकते हैं। सो अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, लेस रिएक्टिव क्लास है अल्केन्स। अब लेस रिएक्टिव क्यों है, लेस रिएक्टिव इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स फर्स्ट वन इज़ अल्केन्स फर्स्ट वन इज़ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स। अब जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इनके होने से क्या हो जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड एक तो होते हैं स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, और जब ये स्ट्रांग हैं तो फिर क्या होता है, इनको ब्रेक करने के लिए वेरी हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन बॉन्ड्स को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। वेरी हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकेज ऑफ दीज बॉन्ड। तो फर्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सेकंड वन इज़ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, वेरी स्मॉल डेल ई एन, किस किस के दरमियान, डेल ई एन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है किस किस के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये बहुत ही कम है। सो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आप इस डिफरेंस को देख सकते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो कार्बन का क्या होता है 2.5, हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। सो दिस डिफरेंस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस डिफरेंस इज़ व्हाट 0.4। सो ये डिफरेंस बहुत कम है, और इस वजह से जो आपके अल्केन्स होते हैं ये क्या हैं, लेस रिएक्टिव हैं। तीसरा फैक्टर जो हम यहाँ पे ले सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है, सो दीज आर नॉन पोलर। जब नॉन पोलर हैं तो कोई भी जो रीएजेंट है जो कि पोलर है
वो इनकी तरफ आसानी के साथ अप्रोच नहीं कर सकता। सो कोई भी जो रिएजेंट हैं, ख़ासकर एसिड, बेसेस, अल्कलीस, वो इन तक अप्रोच नहीं कर सकते। डैट्स वाई दीज आर लेस रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स। तो अल्केन्स में अब हम एक दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे। उन अल्केन्स में जो आपके सिलेबस में रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो अल्केन्स में जो मेन रिएक्शंस हैं वो हैं फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अल्केन के अंदर जो रिएक्शन दिए हुए हैं, रिएक्शन ऑफ अल्केन, सो कौन से रिएक्शंस हैं? फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। सो अल्केन्स में ये जो रिएक्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे, फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात यह कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की जगह कोई और एटम आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल HB कोई कंपाउंड है, और हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसी रिएजेंट के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल C के साथ। तो होगा ये कि ये अगर सपोज़ C चला जाए और उसकी जगह B चला जाए और उसकी जगह C आ जाए, तो इस कंपाउंड को या इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक सब्स्टिट्यूशन हुई है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन हुई है, क्योंकि आपका B जो है वो यहाँ से चला गया है और इसमें C आ गया। इसका मतलब C अगर आ जाए और B चला जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है वो रिएक्शन जिनके अंदर क्या यूज़ हो? फोटॉन या लाइट यूज़ हो। फोटोकेमिकल का मतलब होता है जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करें, ऐसे रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था डेल E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो अक्सर ये होता है कि हम इसके लिए ये सिंबल भी लिख लेते हैं एच न्यू। एच न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज ऑफ फोटॉन। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। तो फ्री रेडिकल का इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल वो होते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, उनको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। जैसे अगर हमारे पास कोई एटम ए है और उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री रेडिकल है। अगर Cl है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो क्लोराइड फ्री रेडिकल। अगर CH3 है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है? फ्री रेडिकल। अब जो फ्री रेडिकल होते हैं वो बनते कैसे हैं? वो बनते हैं होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से। होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से जो स्पीशीज़ बनती हैं दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल स्पीशीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सपोज़ कोई एटम है जिसमें बॉन्ड सेम एटम के दरमियान बना हुआ है, सपोज़ ए और ए के दरमियान बना हुआ है, और हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। सो ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को ले लें और बॉन्ड जो है वो इक्वली ब्रेक हो, तो हमारे पास जो होंगे वो दो रेडिकल बनेंगे और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर टू रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। सो दीज आर रेडिकल्स आर फ्री रेडिकल्स। सपोज इफ़ वी हैव क्लोरीन, और अगर इसको हम सनलाइट प्रोवाइड करें, सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट में इतनी एनर्जी होती है कि वो क्लोरीन के बॉन्ड को क्या कर सके? वाइब्रेट कर सके। सो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, एटम जब वाइब्रेट होते हैं तो एटम वाइब्रेट होने की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है, और बॉन्ड अनस्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड टूटता है और हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? क्लोराइड फ्री रेडिकल बनते हैं।
अब हम जिन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन्स में, तो अल्केन्स के जिन रिएक्शंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। तो हम अल्केन के अंदर जिस रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे जो हैलोजिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हैलोजिनेशन है वाया फोटोकेमिकल रिएक्शन। और हैलोजिनेशन क्या होती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हैलोजन एटम के साथ। फॉर एग्जांपल दिस RH इज़ अल्केन और हैलोजन क्या हम शो करते हैं X2 और सनलाइट को हम शो करते हैं H न्यू से। तो अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हैलोजन एटम से तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन की वजह से ये जो रिएक्शन है लाइट की मौजूदगी में चूँकि हो रहा है इसलिए ये फ्री रेडिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन है। सो जिस एलोजिनेशन को यहाँ पे हम आपके सिलेबस में डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन क्या होती है, क्लोरीनेशन इज़ रिप्लेसमेंट, क्लोरीनेशन इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन। तो क्लोरीनेशन क्या होगी, क्लोरीनेशन इज़ रिप्लेसमेंट of hydrogen atom with a Cl atom। सो अगर हाइड्रोजन एटम को Cl एटम से रिप्लेस करें तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये ले लेते हैं मीथेन। अगर मीथेन ले लें और मीथेन को अगर इस तरह लिख लें CH3H, इसको अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं, सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएं, रिएक्शन नॉर्मली एक ग्लास ट्यूब में या ग्लास कंटेनर में होता है। तो अब देखें ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, सनलाइट के मौजूदगी में। तो वी विल गेट H3C और Cl। अब आप देखें कि ये जो इसका हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया है और इसकी जगह कौन आ गया है, Cl आ गया है। सो जो ये रिएक्शन है इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन रिप्लेस हो गया है और क्लोरीन की जगह कौन आ गया है, हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया है, क्लोरीन। सो आप ये दे सकते हैं कि CH3Cl प्लस जो इसमें दूसरी चीज़ बनी है वो क्या बनी है, HCl बनी है। सो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन था हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, Cl। सो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या हुई, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मीथेन विद अ हैलोजन एटम। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन, और जनरली हम क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन। सो ये क्लोरीनेशन भी है, ये हैलोजिनेशन भी है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन भी है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन भी है। सो अब इसका हम क्या डिस्कस करेंगे, मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपने जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है उसमें पढ़ा था। मैकेनिज़्म कहते हैं स्टेप ऑफ रिएक्शंस को। सो मैकेनिज़्म का मतलब होता है कितने स्टेप्स होते हैं किसी भी रिएक्शन में। सो इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो 3 हैं। जो पहला स्टेप है वो है इनिशिएशन, जो दूसरा स्टेप है वो है प्रोपेगेशन, और जो तीसरा स्टेप है वो है टर्मिनेशन। तो रिएक्शन का आगाज़, रिएक्शन का जारी रहना और रिएक्शन का इख्तिताम। सो जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप इज़ व्हाट, टर्मिनेशन। सो इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, द लास्ट स्टेप इज़ व्हाट, टर्मिनेशन। सो आखिरी स्टेप इसके अंदर क्या होगा, टर्मिनेशन होगी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशिएशन। बच्चों जो इनिशिएशन होती है, इनिशिएशन में रेडिकल बनते हैं। और इनिशिएशन में कैसे रेडिकल बनते हैं, जो आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल पहले होमोलिटिकली ब्रेक होता है और होमोलिटिकली ब्रेक होने के बाद ये क्या करता है, रेडिकल बनाता है। सो सबसे पहले आपके क्या बन जाते हैं, रेडिकल। तो यहाँ से रिएक्शन का आगाज़ होता है। अब ये जो रेडिकल्स होते हैं,
रेडिकल अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी ये एक तरह की एटॉमिक स्टेट होती है विद ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद है प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन में क्या होता है? प्रोपेगेशन में ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये चूँकि रिएक्टिव होता है, लिहाजा ये क्या करता है, मीथेन के हाइड्रोजन के पास आता है। सो ये जब मीथेन के हाइड्रोजन के पास आता है तो उसको आके क्या करता है, ये पिक करता है और इस बॉन्ड को भी ये क्या करता है, होमोलिटिकली क्लीव करता है। सो ये जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन को आके इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज़ CH3 और Cl, और साथ में ये ले जाता है और आपके पास क्या बनता है, मिथाइल रेडिकल प्लस HCl। अब आप देखें ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, अब ये एंटाई रिएक्टिव है। CH3 रेडिकल, दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल रेडिकल। अब ये एंटाई रिएक्टिव है। अब ये जो मिथाइल रेडिकल है ये किसी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कंप्लीट क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा और जो पहले स्टेप में रेडिकल बना है वो रेडिकल यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। सो अब देखें ये जो Cl रेडिकल है ये आके क्लोरीन मॉलिक्यूल के किसी एक एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और आप ये देखें यहाँ पे ये फिर बॉन्ड टूट रहे हैं। जब ये बॉन्ड टूट रहे हैं तो अब क्या होगा कि CH3 नाउ कंबाइन विद Cl प्लस यहाँ से जो रेडिकल ऊपर वाले स्टेप में यूज़ हुआ था वो यहाँ पे रीजनरेट हो गया। तो आप देखें ओवरऑल इन स्टेप्स में क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला गया और क्या बन गया, HCl, और पैदा क्या हुआ है, CH3 रेडिकल। ये CH3 रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में Cl को ले लेता है। जब Cl को ले लेते तो क्या बन जाता है, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। और जो इसका लास्ट स्टेप है डेट इज़ टर्मिनेशन। बच्चों जो टर्मिनेशन होती है, टर्मिनेशन में रिएक्शन मीडिया के अंदर जितने भी रेडिकल पड़े होते हैं तमाम के तमाम रेडिकल वो कंबाइन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर Cl और Cl रेडिकल पड़े हों तो वो कंबाइन होकर क्या बना देंगे, Cl2, यानी कि मालिक्यूल बना देंगे, वो Cl2 कंप्लीट मालिक्यूल बना देंगे। यानी दोनों Cl कंबाइन हो के क्या कर देंगे, वो क्लोरीन का एक कंप्लीट मालिक्यूल बना देंगे। आपको पता है रिएक्शन मीडिया में CH3 भी पड़ा हुआ है और Cl तो हैं ही हैं। अगर CH3 और Cl कंबाइन हो जाएं तो क्या बन जाता है, CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन। और अगर यहाँ पे ये CH3 और CH3 कंबाइन हो जाएं तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 के कंबाइन होने से बन जाता है CH3 एंड CH3, यानी CH3 और CH3 के कंबाइन होने से क्या बन जाता है, CH3 और CH3 के कंबाइन होने से इथेन बन जाता है। ये मैं इस जगह लिखता हूँ। सो ये मैकेनिज़्म के 3 स्टेप थे। तो मैकेनिज़्म का लास्ट स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि Cl प्लस Cl कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, ClCl बन जाता है। और अगर Cl CH3 के साथ कंबाइन हो तो CH3 के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या बना देता है, CH3Cl बना देता है। और अगर CH3 CH3 के साथ कंबाइन हो तो CH3 CH3 के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या बना देता है, CH3 और CH3 यानी कि इथेन का मालिक्यूल ये बना देता है। सो ये टर्मिनेशन है। अब जो प्रोपेगेशन है, ठीक है, तो प्रोपेगेशन को हम थोड़ा सा अलग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोपेगेशन में जो 3 हाइड्रोजन थे, यानी प्रोपेगेशन में इस तरह होता है ना कि ये आप देखें तो CH3H, तो या Cl कर लेते हैं, CH3Cl, ये क्या करता है कि ये किसी Cl2 के साथ कंबाइन होता है। जब Cl2 के साथ कंबाइन होता है तो इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाता है, तो हाइड्रोजन चला जाता है तो ये क्या रह जाएगा, CH2, और ये क्या हो जाएंगे, Cl2 प्लस क्या हो जाएगा, HCl। अब इसमें 2 हाइड्रोजन रह गए। इसके जो 2 हाइड्रोजन हैं उनमें से जो एक हाइड्रोजन है वो नेक्स्ट स्टेप में कंबाइन हो जाएगा,
किसके साथ? क्लोरीन के साथ। सो कंप्लीट क्लोरीन अगर आप ले लें, सो क्लोरीन के साथ ये क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। सो क्लोरीन के साथ ये जैसे ही कंबाइन होगा, तो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया। सपोज हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि ये चला जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? CHCl3 प्लस एक HCl और बन गया। अगर लास्ट पे हम देखें तो CCl3 और दिस फोर्थ हाइड्रोजन अगेन ये किसी क्लोरीन के साथ कंबाइन होके तो क्या बना देगा? अगेन एक HCl बना देगा। तो एक HCl और बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। तो अब देखें जो टर्मिनेशन का स्टेप है, प्रोपेगेशन का स्टेप, तो इस प्रोपेगेशन के स्टेप में तमाम के तमाम जो हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो गए। सो बनेगा क्या? CCl4 प्लस HCl इस स्टेप में। तो जो टोटल प्रोडक्ट बने वो क्या क्या बने हैं, यानी कि जो इसमें प्रोडक्ट्स अगर प्रोपेगेशन कंटिन्यूज़ रहे तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? सो बच्चों जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3Cl, इसका नाम है क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं मिथाइलिन क्लोराइड या डाईक्लोरोमीथेन। जो तीसरा प्रोडक्ट इसमें बनता है, तीसरा प्रोडक्ट जो होता है इसको हम कहते हैं CHCl3 ट्राईक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। और जो फोर्थ प्रोडक्ट इसमें बनता है इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका नाम है क्लोरोमीथेन, इसका नाम है डाईक्लोरोमीथेन, इसका नाम है ट्राईक्लोरोमीथेन और इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। बाद स्टूडेंट समझते हैं कि ये तो मीथेन नहीं है सर, इनको मीथेन मीथेन क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन है, इसलिए इनको हम मीथेन ही कहेंगे। अगर क्लोरीन और मीथेन दोनों एक्सेस में हुई तो इन प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर बनने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें लास्ट पे है कि इफ़ Cl2 इज़ एन एक्सेस, अगर Cl2 क्या हो? एक्सेस में हो, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन में आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा, यानी एंड प्रोडक्ट जो होगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा? इज़ CCl4, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन जो क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन अगर इफ़ Cl2 इज़ लिमिटेड का मतलब होता है कि अगर आपने Cl2 को थोड़ा यूज़ किया और या आपने CH4 को एक्सेस में यूज़ किया, और CH4 इज़ एन एक्सेस, यानी कि ये अगर आपने ज़्यादा यूज़ की, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा। यानी अगर क्लोरीन एक्सेस में हुई, जब क्लोरीन एक्सेस में होगी तो क्या लिमिटिंग होगा? CH4। तो ऐसी सूरत में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CCl4, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, वो हर स्टेप पे हाइड्रोजन निकाल के लेके जा रही है। सो एंड प्रोडक्ट बनेगा CCl4। अगर क्लोरीन लिमिटेड हुई, लिमिटेड से क्या मतलब है? कम हुई, और CH4 एक्सेस में हुई, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH4Cl बनेगा। सो डैट वाज अबाउट व्हाट? That is about halogenation, substitution और फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन को शॉर्टली हम कहते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन को, जिस ऑक्सीडेशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, डेट इज़ कंबस्चन। अब कंबस्चन क्या होती है? कंबस्चन बच्चों होती है बर्निंग एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग एन एक्सेस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग को हम क्या कहते हैं? कंबस्चन हम कहते हैं। तो जो कंबस्चन रिएक्शन होता है, कंबस्चन रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इस रिएक्शन में जो हीट होती है एब्जॉर्ब होती है, यानी डेल एच कंबस्चन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर इसके 3 केसेस हैं। पहला केस है एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो
तो ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो ऐसी सूरत में जो प्रोडक्ट्स होंगे, कंबस्चन के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, नंबर 1 इसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 होगी H2O और नंबर 3 क्या होगा, हीट या एनर्जी होगी। ये जो हीट होती है इसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्चन। क्या कहते हैं इसको, हीट ऑफ कंबस्चन डेल HC। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव मीथेन, और मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ हम बर्न करें तो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल किसके बनेंगे, H2O के। इक्वेशन आपने बैलेंस लिखनी है, प्लस इसमें जो हीट आती है वो कितनी आती है, 890 किलो जूल पर मोल इसमें हीट आ रही है। कितनी हीट आ रही है, 890 किलो जूल पर मोल। अब अगर हम मीथेन नहीं यूज़ करते, हम अगर मीथेन की जगह किसको यूज़ करते हैं, इथेन को यूज़ करते हैं, तो अब देखिएगा कि मीथेन के केस में कितनी हीट इवॉल्व हुई थी, यानी कि अगर CH4 प्लस ऑक्सीजन हम यूज़ करेंगे तो क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस कितनी हीट थी, 891 किलो जूल पर मोल हीट थी। अगर मीथेन नहीं यूज़ करते, हम इथेन यूज़ करते हैं, C2H6 यूज़ करते हैं, इसकी कंबस्चन हम करते हैं। इसकी कंबस्चन से क्या होगा, कार्बन 2 हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन इसमें 6 हैं। तो अगर इसको हम 2 मोल ले लें सपोज इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, सो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनेंगे और 6 मोल इसमें क्या होगा, वाटर बनेंगे। और इसमें जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 59 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने जब इथेन यूज़ किया है तो इथेन में हीट ऑफ कंबस्चन ज़्यादा है। सो आप कह सकते हैं कि डेल HC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी कार्बन्स जितने ज़्यादा होंगे हीट ऑफ कंबस्चन भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जो दूसरा केस है, इफ़ O2 इज़ लिमिटेड, यानी अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो, जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। फॉर एग्जांपल आप 2 मोल CH4 के लेते हैं, ऊपर वाला जो केस था उसमें 1 मोल लिया था, और ऑक्सीजन आप कितने लेते हैं, 3 मोल, यानी कि 2 मोल के लिए 3, तो एक के लिए 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, और उसके साथ हीट भी निकलेगी इसमें, यानी हीट इसमें भी इवॉल्व होती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बनती है, तो आमतौर पर सर्दियों के अंदर क्या होता है कि लोग हीटर यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अभी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज़ अ साइलेंट किलर, और अगर ज़्यादा देर इसको इनहेल किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। सो ये दूसरा केस था कि अगर ऑक्सीजन क्या हो, लिमिटेड हो। अगर ऑक्सीजन वेरी लिमिटेड हो, इफ़ O2 इज़ वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन बहुत ही कम हो, अगर ऑक्सीजन बहुत कम होगी तो फिर क्या होगा, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगा जिसको हम सूट कहते हैं, यानी कि एंटाई पाउडरस फॉर्म ऑफ कार्बन विल फॉर्म। सो इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस H2O प्लस अगेन हीट, तो ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं कार्बन ब्लैक। अब ये जो कार्बन ब्लैक है, कार्बन ब्लैक इसमें पैदा हो रहा है तो इसको 2 चीज़ों में यूज़ करते हैं, या इसको प्रिंटिंग इंक्स में यूज़ करते हैं या इसको टायर्स में यूज़ करते हैं, यानी इट इज़ यूज़ फॉर 2 पर्पज़। तो समरी क्या हुई कि अगर आप एक्सेस में ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लिमिटेड में यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और बहुत लिमिटेड में यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन, यानी कार्बन ब्लैक बनेगा, जिसको हम कार्बन सूट भी कहते हैं। वाटर तीनों में बनेगा, हीट तीनों में बनेगी, और जो हीट पैदा होगी उसको हीट ऑफ कंबस्चन कहते हैं। यानी मीथेन के केस में आप देखें 891 है, इथेन के केस में कितना है 1559। इसका मतलब है हीट ऑफ कंबस्चन डायरेक्टली रिलेटेड है कार्बन के साथ। यही वजह है कि जो CNG फ्यूल है, CNG फ्यूल के मुकाबले में जो पेट्रोल है उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक।